विद्युत क्षेत्र एवं विभव। जब हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बात करनी होती है आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इनमें से एक वस्तु धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है तथा दूसरी वस्तु ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। ये आवेश परमाणुओं के भीतर के इलेक्ट्रॉन है। यानी हम जानते हैं कोई भी परमाणु के भीतर नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है यानी घर्षण के कारण एक वस्तु के कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं और जिस वस्तु में प्रवेश करते हैं वो ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाता है और जिससे इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है वो धनात्मक रूप से आवेशित हो जाता है। यही आवेश का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। जैसे इलेक्ट्रॉन में आपका ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन में आपका धनात्मक आवेश होता है। दो धनात्मक आवेश या फिर ये कहें कि दो एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो धनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और दो ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। उसके उलट जब एक धनात्मक आवेश एक ऋणात्मक आवेश के पास में आएगा तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। किसी वस्तु पे जब हम कहते हैं, जब जैसे कोई बॉल है, मेटल बॉल है, उसमें हम कहते हैं अगर धनात्मक आवेश है, इसका कहने का अर्थ ये है कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं। और जब हम कहते हैं किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश है तो इसका अर्थ ये है कि इसने कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से प्राप्त किए हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम कहते हैं कि जो वस्तु है वो धनात्मक रूप से आवेशित हो गई है। और जब इलेक्ट्रॉन वो प्राप्त करता है यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जब होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता होती है तो उसे हम कहते हैं कि वो वस्तु ऋणात्मक रूप से आवेशित हो गई है। तो आवेश का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आवेश का संरक्षण, इसके बाद आता है आवेश का संरक्षण। कहने का अर्थ आवेश समाप्त नहीं होता है, आवेश का जो कुल योग है वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे दो वस्तुओं, जैसे हम एक स्केल और किसी स्केल को, कांच की स्केल को किसी कपड़े से अगर हम, क्लोथ से अगर हम क्या करें, रगड़ें तो स्केल हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और ये हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ये इस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी इसमें 3+ है तो इसमें भी उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। यानी यहां से 3 इलेक्ट्रॉन यहां गए हैं, टोटल में जो इसका चार्ज है वो 0 होगा, क्योंकि 3+ ही है, 3- ये कैंसिल हो जाएंगे, टोटल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर कोई निकाय है तो उसका जो स्टार्टिंग में जो टोटल आवेश होगा वही बाद में भी रहेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन यहां से उधर कितने भी चले जाए। तो इसे हम कहते हैं आवेश का संरक्षण। यानी आवेश आपका खत्म नहीं होता, बस एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये गमन करता है। आवेश के बाद हम आवेश को नापते किससे हैं और इसका सूत्र क्या है ये हम देखते हैं। आवेश, आवेश का जो मात्रक है वो है कूलाम, वो है कूलम। आवेश को, ये इसका एमकेएस का मात्रक है, एमकेएस पद्धति का मात्रक है। और आवेश का जो सूत्र है या जो इसकी परिभाषा है वो आती है वैद्युत धारा की परिभाषा से। वैद्युत धारा, अब वैद्युत धारा क्या है? आवेशों के प्रवाह को, चाहे वो कैसा भी आवेश है, आवेशों के प्रवाह को हम वैद्युत धारा कहते हैं। जैसे जल के प्रवाह को हमारे जल की स्ट्रीम होगी, आपकी जलधारा हो गई, वैसी वैद्युत की बात जब हम करें तो उसका बेसिक है आवेश। तो आवेशों के प्रवाह को हम कहते हैं वैद्युत धारा। यानी अगर यहां से माइनस का जो चार्ज है प्रवाहित होते हुए यहां पहुंचा तो हम कहेंगे इस पर एक धारा प्रवाहित हो रही है। या फिर प्लस का एक चार्ज यहां से यहां पहुंचता है तो हम उससे कहेंगे कि एक धारा यहां पर प्रवाहित हो रही है।
जो वैद्युत धारा है उसे हम दिखाते हैं I से, और इसकी दिशा धनात्मक आवेश की दिशा की तरफ लेते हैं, यानी प्लस यहां से यहां जा रहा है तो हम कहेंगे धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, और अगर ऋणात्मक यहां से यहां जा रहा है तो हम कहेंगे धारा जो है इसके उलट इस धारा में प्रवाहित हो रही है। तो यह वैद्युत धारा, तो आवेशों के प्रवाह को हम वैद्युत धारा कह रहे हैं। तो वैद्युत धारा को अगर हम फॉर्मुलेट करेंगे तो I इक्वल टू हो जाता है Q अपॉन T। आवेश को हम शो करते हैं Q से, कैपिटल Q स्मॉल q, दोनों में से किसी से भी शो कर सकते हैं। तो I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। कहने का मतलब आवेश के प्रवाह की दर, यानी आवेश एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन आपके प्रवाहित हो रहे हैं या फिर जितना आवेश आपका प्रवाहित हो रहा है वही आपकी उसकी वैद्युत धारा है। तो I इक्वल टू होता है आपका Q अपॉन T। हम यहां से Q को फॉर्मुलेट कर सकते हैं और Q का यूनिट निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T। हम जानते हैं I जो है एक फंडामेंटल यूनिट है, और जो I की यूनिट है, अगर हम इसकी यूनिट देखें तो जो Q की यूनिट होगी हो जाएगी, I की यूनिट होती है आपकी एम्पियर, और जो समय है समय की यूनिट होती है आपकी सेकंड। तो एम्पियर सेकंड जो हो जाएगा इसका यूनिट हो जाएगा, जो एमकेएच यूनिट है, और इसी को हम कूलाम भी कहते हैं। इसकी विमा अगर निकालना चाहें तो एम्पियर का हो जाएगा आपका ए और सेकंड का हो जाएगा टी। तो ये इसकी विमा हो जाएगी आवेश की। आवेश वैद्युतिकी का यानी विद्युत धारा का या वैद्युत क्षेत्र का यानी इलेक्ट्रिसिटी का आपका बेसिक है। आपको कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको सबसे पहले आवेश समझना होगा। अब बात करते हैं मूल आवेश की। मूल आवेश या फिर हम कह सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ आवेश या फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम जानते हैं जो छोटे से छोटा हमारा जो कण है, मूल कण है, वो हमारा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या फिर न्यूट्रॉन है। आगे बढ़कर आप इनसे भी ज्यादा छोटे पढ़ेंगे, बट फिलहाल इंटरमीडिएट में यही तीन आपके बेसिक कण हैं। हम जानते हैं न्यूट्रॉन में जो चार्ज है यानी जो उस पर आवेश है वो कितना है, शून्य होता है। प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे आपका सेम आवेश होता है जो कि होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। अब जब हम आवेश के ट्रांसफर की बात करते हैं कि एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में चला गया या फिर प्रवाहित हुआ, तो वो कम से कम इतना ही जा सकता है, इससे कम नहीं जा सकता, क्योंकि इससे छोटा आवेश हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है। यानी जब आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो जो आवेश है, कुल आवेश जो है वो या तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम हो सकता है, या इसका 2 गुना हो सकता है, या इसका 3 गुना हो सकता है, या इसका 4 गुना हो सकता है। आवेश कभी भी जैसे 1.6 है तो 1.8 गुणा 10 की घात माइनस 19 नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है। और यही इसका क्वांटाइजेशन है कि जो आवेश है वो इस संख्या का यानी 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का n गुना होगा, जहां पे n 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो इसके पूर्ण गुणज के रूप में ही Q हो सकता है, और यही जो है क्वांटाइजेशन है। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं Q इज इक्वल टू N इंटू E। E इस नंबर को बोलते हैं, इस नंबर को हम E भी बोलते हैं। E मतलब इलेक्ट्रॉन भी होता है और E मतलब 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 भी होता है। अब चाहे हमारा इलेक्ट्रॉन जाए चाहे प्रोटॉन जाए, आवेश तो इतना ही जाना है। यानी जो आवेश है वो E का यानी 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का पूर्ण गुणज होता है Q इज इक्वल टू N इंटू E, और यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मूल आवेश। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो धनात्मक आवेश है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो ऋणात्मक आवेश है वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी इनके बीच का कुछ बल सभी जगह लगता है। ये बल कितना होता है और इसको किस नियम से हम ज्ञात करते हैं, तो वो नियम है कूलाम का नियम। कूलाम ने इसके लिए नियम दिया कि दो आवेशों के बीच कितना बल लगता है।
1785 में इन्होंने नियम दिया। गुलाम ने कहा कि दो आवेशों के बीच, चाहे वो एक जैसे हों चाहे वो विपरीत आवेश हों, उनके बीच कुछ बल कार्य करता है। वो बल कैसे कार्य करता है, कितना कार्य करता है, उसके लिए उन्होंने कहा जो अगर दो आवेश रखे हुए हैं, चाहे वो धनात्मक आवेश हैं चाहे वो ऋणात्मक आवेश हैं, Q1 एंड Q2, अगर एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच कुछ बल कार्य करेगा। बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो जो बल है वो सबसे पहले अनुक्रमानुपाती होता है पहले चार्ज के, जो कि ये चार्ज जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा बल होगा। दूसरा, ये दूसरे चार्ज के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी ये दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ही आपका बल भी होगा। और F जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है r स्क्वायर के। r जो है इनके बीच की दूरी है, यानी r जैसे जैसे बढ़ेगा उसके वर्ग के विपरीत आपका F घटेगा। ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ये दोनों अनुक्रमानुपाती हो गए। अगर इनको कंबाइन करते हैं तो F इक्वल टू आ जाता है, F अनुक्रमानुपाती आ जाता है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर का। यही कूलाम का नियम है। इसी के आगे हम बढ़े तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। कभी भी अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो वहां पर कांस्टेंट आ जाता है। इस कांस्टेंट को यहाँ पे हम k बोल लेते हैं, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। गुलाम ने बाद में कैलकुलेट किया कि जो k का मान है वो होता है 9.0 गुणा 10 की घात 9। इसी को सहजता के लिए F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहा गया। ये वायु के लिए एप्सिलॉन नॉट मतलब ये वायु के लिए हो रहा है, और k की जगह पे हमने ये पूरा रख दिया। ये नियतांक है और जिसका मान जो है k इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 है। ये आपका कूलाम का नियम है। इसमें एप्सिलॉन नॉट जो है वो है निर्वात की अथवा वायु की विद्युतशीलता। निर्वात या वायु जो कि लगभग बराबर ही होता है, इसलिए हम बोल देते हैं इसको निर्वात की विद्युतशीलता। आवेश हमारे किसी मीडियम में रखे हुए हैं तो यहाँ पर जो सूत्र बन जाता है वो बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एक नया नियतांक k आता है जिसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी पदार्थ का परावैद्युतांक, यानी पदार्थ का परावैद्युतांक। अब जो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू तो 9 इंटू 10⁻⁹ होगी, और k की वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई करके जो हमारा मीडियम के लिए है वो ये फॉर्मूला हो जाएगा। और ये है हमारा कूलाम का नियम, यानी दो आवेशों के बीच जब बल कार्य करता है तो इस नियम के अनुसार कार्य करता है। इसके बाद हम तुलना करते हैं वैद्युत बल की गुरुत्वीय बल से। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स की हम करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल पहले हम देखते हैं दोनों के लिए जो लॉ है वो क्या है। पहले इसमें कूलाम्स का लॉ है आपका वैद्युतिकी के लिए, वैद्युत बल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और इसे हम E बोलते थे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है। और F G होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो होता है G, कैपिटल G, यूनिवर्सल कांस्टेंट, M1 M2 अपॉन r स्क्वायर। तो हम देखते हैं नियरली सेम ही है, बस इसमें कांस्टेंट चेंज होता है। लेकिन कुछ अंतर होते हैं दोनों में, वो अंतर हम देख लेते हैं। पहला जो अंतर है वो है ये आकर्षण का हो सकता है और प्रतिकर्षण का हो सकता है। यानी इसमें जो दो आवेश हैं वो आकर्षित भी हो सकते हैं एक दूसरे को और प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ये केवल आकर्षण का होता है, इसमें प्रतिकर्षण नहीं होता। दो पिंड हैं तो सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि वो प्रतिकर्षित करें। लेकिन यहाँ पे अगर दो आवेश हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकते हैं और प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं, उन पर लगने वाले आवेशों के अनुसार। दूसरा, जो वैद्युत बल है
वो इसके माध्यम पर निर्भर करता है, यानी एप्सिलॉन नॉट पे। एप्सिलॉन नॉट आपका मीडियम का है, यहाँ पर आपका एप्सिलॉन नॉट आता है, यहाँ पे के आता है जो कि पदार्थ का होता है, यानी ये माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम चेंज होगा तो आवेश, सेम आवेशों के बीच लगने वाला बल भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये किसी भी माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जी पर निर्भर करता है। जी जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये आपका मार्स पे भी यही होगा, ये आपका मून पे भी यही होगा, या आपका जुपिटर पे भी यही होगा, या आप किसी और गैलेक्सी में भी चले जाते हैं तो भी जी का मान जो होगा वो वही रहेगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻। तीसरा, जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वीय बल से बहुत ज्यादा प्रबल होता है। वैद्युत बल जो है वो गुरुत्वीय बल से बहुत ज्यादा प्रबल होता है। कितना प्रबल होता है? अगर हम करें दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, यानी यहाँ पर हम इनके द्रव्यमानों के बीच की तुलना करें, द्रव्यमानों से लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कैलकुलेट करें, और यहाँ पे हम इस पे आवेशों के द्वारा लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स अगर हम कैलकुलेट करें, तो इन दोनों के बीच 10⁻36 का अंतर होता है, यानी Fe जो है वो Fg का 10⁻36 गुना होता है। तो ये है इसके 3 अंतर। इलेक्ट्रिक बल जो होता है बहुत ज्यादा होता है, ये क्या होता है बहुत कम होता है। ये लंबी दूरी का बल है, ये छोटी दूरी का बल है। ये माध्यम पर निर्भर करता है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का हो सकता है, केवल आकर्षण का होता है।